जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आइए हम लोग आज एक संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में हम देखते हैं कि हर परीक्षा में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमेशा आते रहते हैं। तो कुछ संविधान में हम जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अगर जो है उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जो लगभग 480 के लगभग पहुंच गई है। लेकिन जो संविधान में मूल अनुच्छेद हैं वो आज भी जो है 395 ही हैं। उसमें से कुछ जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक अनुच्छेद को देखा जाए। तो संविधान में हम जानते हैं कि कुल 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं? 22। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो भाग 1 जो होता है ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ तथा भारत संघ का नाम और उसके सीमाओं का वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 हमको याद करना है, भारत राज्यों का संघ और भारत राज्य का नाम, भारत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में यह वर्णन करता है कि जब कोई नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश दिया जाएगा तो उसका वर्णन अनुच्छेद 2। तो नए राज्यों का प्रवेश ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 3 में किसी राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा परिवर्तन करना हो या एक नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य के नाम, सीमा या नए राज्य का गठन करना है तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। तो हमको 1, 2, 3 याद हो गए। अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य, अनुच्छेद 2 किसी नए राज्य का प्रवेश, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 3 किसी नए राज्य का निर्माण, उसके नाम परिवर्तन, उसकी सीमा परिवर्तन इत्यादि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में मित्रों नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में DPSP या राज्य के नियंत्रण तत्व हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है नागरिकता के विषय में पढ़ लिए हैं, मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ लिए हैं और DPSP के विषय में पढ़ लिए हैं और उसके प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में भी मिलकर के चर्चा कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे अनुच्छेद इनसे संबंधित जो है वो याद होंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं जो है अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति के विषय में देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य का वर्णन करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन की रीति क्या होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 54 में है। अनुच्छेद 61 देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर क्यों महाभियोग लगेगा, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। आगे अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। आगे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में
सत्र सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन। सत्र सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन का वर्णन है, सत्र राष्ट्रपति के सत्र बुलाने का वर्णन है, सत्रावसान का वर्णन है। तो अनुच्छेद 85 सत्र सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन, और ये करता कौन है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? 85 में है। अगला अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। हम इसके पहले पढ़े हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कब? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, कानून बनाना जरूरी है। और अध्यादेश जो जारी करता है उसका वही जो है वही नियम होता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह उसी तरह से लागू होता है जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून जिस तरह से लागू होते हैं उसी तरह से राष्ट्रपति का अध्यादेश भी लागू होता है। और जब संसद की सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर वो पास कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123। और राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा का विघटन करता है, ये अनुच्छेद 85। ओके। अगला अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि संवैधानिक विषय पर, महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 कहता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और अगर देता है तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि उसको माने ही। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण विषयों पर संवैधानिक परामर्श ले सकता है। अगला उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 64। जो भी भारत का, अनुच्छेद 64 यह कहता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी इधर उपराष्ट्रपति बना और उधर राज्यसभा का सभापति। तो अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके। अगला प्रधानमंत्री के विषय में हम लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 ये मंत्री परिषद का वर्णन करता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद का, और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के विषय में वो वर्णन है। ओके। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के विषय में वर्णन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75 में है। आगे हम लोग संसद के विषय में देखते हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 संसद के विषय में वर्णन करता है। और संसद में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। आगे अनुच्छेद 80 यह राज्यसभा के विषय में वर्णन करता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 80। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81। तो 79 संसद का वर्णन, 80 राज्यसभा का वर्णन और 81 अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा का वर्णन है। ओके। अगला अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 यह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष जब बहुमत सिद्ध हो रहा हो, तो लोकसभा में बराबर जब मत हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का वर्णन अनुच्छेद 100 में है। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत का वर्णन अनुच्छेद 100 में, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का वर्णन अनुच्छेद 100 में है। ओके, अगला अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन है। संसद सदस्य को, प्रत्येक सांसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और उन विशेषाधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 105 में है। आगे अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन करता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की साथ बैठक। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की साथ बैठक। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कब बुलाते हैं? तो जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध पैदा हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसका वर्णन किस में अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के विषय में वर्णन करता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। अगला अनुच्छेद 112 बजट के विषय में वर्णन करता है। बजट को क्या लिखा गया है अनुच्छेद 112 में? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट को किस शब्द से उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। अगला अनुच्छेद 116 लेखानुदान के विषय में वर्णन करता है। लेखानुदान का तात्पर्य होता है अग्रिम अनुदान। अग्रिम यानी हम खर्च, बजट पास होने से पहले खर्चा निकाल लें, तो उसे कहा जाता है लेखानुदान। और लेखानुदान का वर्णन अनुच्छेद 116 में है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के विषय में वर्णन करता है। अनुच्छेद 117 किसके विषय में? वित्त विधेयक के विषय में वर्णन करता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में देखते हैं। तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के विषय में वर्णन करता है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 124 में है। और अनुच्छेद 131 यह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में वर्णन करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का किन किन चीज़ों में, किन किन विषयों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, यह जो है अनुच्छेद 131। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर? जैसे दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, यह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय के रूप में जो है आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में है। अगला अनुच्छेद 137 यह न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में वर्णन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि या स्वयं द्वारा निर्णय दिए गए को फिर से पुनर्विचार कर सकता है। तो इसी को कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में है। अगला महान्यायवादी और सीएजी के विषय में देखते हैं। तो अनुच्छेद 76 ये भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसके विषय में वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी के विषय में वर्णन करता है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 148 सीएजी
अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 148 सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में वर्णन करता है। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। कुछ बचे हुए अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आप तक पहुंचाएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।